नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। मिशन 2022 पर बीजेपी का महामंथन जारी है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो चुकी है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। पीएम मोदी, अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद हैं। यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, पंजाब चुनाव पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जानी है। बैठक में उत्तराखंड से एनडीएमसी सेंटर में राज्यसभा सांसद और मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी मौजूद हैं। वहीं देहरादून से सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष समेत 13 नेता वर्चुअल तरीके से इस बैठक में जुड़े हुए हैं। 1.5 साल बाद ये फिजिकल बैठक हो रही है कार्यकारिणी की। ऐसे में इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति तैयार की जाएगी, चिंतन मंथन किया जाएगा, कार्यकर्ताओं तक संदेश पहुंचाया जाएगा ताकि मिशन 2022 को फतेह किया जा सके। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड पर खासा फोकस रहने वाला है आज की इस बैठक में, क्योंकि बीते 4.5 साल में सरकार की जो उपलब्धियां नहीं है उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। कार्यकर्ताओं को भी यहां से संदेश दिया जाएगा कि डबल इंजन की सरकार की जो भी उपलब्धियां हैं, सरकार की जो योजनाएं हैं, आम जनमानस तक वो कैसे पहुंच पा रही हैं, उसको लोगों को बताइए, समझाइए, ताकि 2022 की जो हमारी रणनीति है वो अंजाम तक पहुंच पाए। साथ ही साथ ऐसे तमाम मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, उन मुद्दों पर कैसे जवाब देना है, इस पर भी इस बैठक में चर्चा की जानी है। फिर चाहे महंगाई का मुद्दा हो या फिर अभी कोरोना के दौरान जो चुनौतियां अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हुई हैं, देश के सामने खड़ी हुई हैं, लोगों के सामने खड़ी हुई हैं, रोजगार का मुद्दा हो, उन तमाम मसलों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जानी है। हमारी सहयोगी मेनका हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि लगातार इस बैठक पर नजर बनाए हुए हैं। हम सीधा उनके पास चलते हैं। मेनका, आप क्या अपडेट, क्या जानकारी है बैठक के बारे में? नरेंद्र मोदी का काफिला भी आप अभी देख रहे हैं कि ये जो है कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मेनका। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद वो एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर के भीतर जाएंगे और उसके बाद बैठक की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। उनका इंतजार किया जा रहा था। ये तस्वीरें देखिए आप, प्रधानमंत्री मोदी का काफिला अब कन्वेंशन सेंटर के भीतर प्रवेश कर रहा है। इसी गाड़ी में पीएम मोदी बैठे हुए हैं, उनका वेलकम होगा, स्वागत किया जाएगा। और आप देखिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बाहर खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। एक प्रोटोकॉल होता है और पीएम का वेलकम करने के बाद यहां से उनको लेकर भीतर जाएंगे और उसके बाद औपचारिक तौर पर आज इस कार्यकारिणी की बैठक की शुरुआत हो जाएगी। बहुत अहम है बीजेपी के लिए आज का यह दिन, क्योंकि कोरोना काल में फिजिकल बैठक हो नहीं पाई थी, वर्चुअल तरीके से बैठकों का आयोजन किया जा रहा था। लेकिन आज हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्से से भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। कवायद यही की जा रही है कि मिशन 2022 को लेकर पार्टी आला कमान की तरफ से जो भी फैसला लिया जाए, जो रणनीति तैयार की जाए, जमीन पर वो उतर पाए, कार्यकर्ताओं के बीच वो संदेश जा पाए, ये कोशिश की जा रही है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कन्वेंशन सेंटर के बाहर की, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं, उनको रिसीव किया जा रहा है। और इसके बाद कन्वेंशन सेंटर के भीतर जाएंगे पीएम मोदी और वहां पर पहले से ही गृह मंत्री मौजूद हैं, रक्षा मंत्री वहां पर मौजूद हैं और उसके बाद औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए आप, यहाँ पर सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं, सरकार की तरफ से जो कामकाज किया जा रहा है, उसके यहाँ पर होर्डिंग्स भी लगाए गए हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सबसे बड़ी बात यह कि इस कोरोना काल में देश के लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग पाए, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन 100 करोड़ का लक्ष्य जितने कम समय में पूरा किया गया है, सरकार की कोशिश होगी कि लोगों को ये भी बताया जाए कि आसान नहीं था। 100 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लेना इस बड़ी चुनौती के बीच आसान नहीं था, लेकिन सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते संभव हो पाया। लिहाजा ये भी बताने की कोशिश होगी। और साथ ही साथ जिन जिन राज्यों में बीजेपी की सरकारें हैं, वहां पर सरकार किस तरीके से कामकाज कर रही है, फिर चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, और केंद्र सरकार के साथ सामंजस्य बिठाते हुए डबल इंजन की सरकार कैसे योजनाओं को जमीन पर उतार रही है, समाज की अंतिम पंक्ति पर खड़े हुए व्यक्ति तक उन योजनाओं का लाभ पहुंच पाए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। यही सब बताने की कवायद की जाएगी। और इन सभी होर्डिंग्स में इन्हीं तमाम बातों का जिक्र भी है कि सरकार ने अब तक
क्या कुछ काम किए हैं आम जनमानस के लिए, क्या बड़ी उपलब्धियां हैं, ताकि कार्यकर्ताओं को उसको बताया जा सके और साथ ही साथ जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों पर भी आज की इस बैठक में चर्चा की जा सके। लेकिन फिलहाल आप देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। 75 साल आज़ादी के होने वाले हैं। उससे पहले सरकार की कोशिश है कि इस अमृत महोत्सव के तहत कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए और बताया जाए कि भविष्य का हिंदुस्तान कैसा बनने वाला है, सरकार का विजन क्या है भविष्य के भारत को लेकर, वो लोगों तक पहुंचाया जा सके और ये बताया जा सके कि बीजेपी क्यों जरूरी है देश के लिए। हमारी सरकार एक बार फिर से अगर वापसी करती है तो केंद्र और राज्य सरकार के बीच सामंजस्य बना रहेगा और तमाम योजनाओं का लाभ लोगों को तेजी से मिल पाएगा, भारत आत्मनिर्भर बन पाएगा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बार बार ये स्लोगन दोहराया जाता है, ये कहा जाता है, ये बताया जाता है कि आत्मनिर्भर भारत भारत के लिए जरूरी क्यों है, क्योंकि भारत अब वो देश नहीं है जो पहले लोगों से या फिर दूसरे देशों से आयात किया करता था। भारत को निर्यातक बनना है, इसके लिए बहुत जरूरी है कि भारत आत्मनिर्भर बने और इसके लिए 130 करोड़ की आबादी को आगे आना होगा। सभी की ताकत जब एकजुट होगी तो हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बन पाएगा और इसके लिए सरकार की तरफ से वो सारे प्रयास किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो, एमएसएमई प्रोडक्ट के तहत छोटे छोटे उद्योग धंधे लगाने हो, उसके लिए लोगों को प्रोत्साहित करना हो, प्रोत्साहन राशि देनी हो, सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना हो, ये सभी काम सरकार की तरफ से किए भी जा रहे हैं। और ये एक स्लोगन आप देखिए जो कि कोरोना काल में हम सबको सुनने को मिला, वोकल फॉर लोकल। हमें वोकल होना होगा अपनी चीजों के लिए, जो मेड इन इंडिया है उसे अपनाना होगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो सपना देखा था स्वदेशी बनने का, उस सपने को और साकार करना है, उस दिशा में कई कदम आगे बढ़ाने हैं, ये प्रयास करना होगा और यही प्रयास सरकार की तरफ से वोकल फॉर लोकल के जरिए भी किया जा रहा है। और आज की इस बैठक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। खजान दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के। इसके अलावा सुप्रिया सत्तम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अनुपम त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, संपादक न्यूज़ 18 उत्तराखंड के। मेनका भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। एक बार मेनका से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे अपने मेहमानों के पास। मेनका, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पहुँच चुके हैं, अवलोकन कर रहे हैं जो होर्डिंग्स वहाँ पर लगाई गई हैं। आप क्या देख पा रही हैं, आपके पास क्या अपडेट है, जल्दी से बताइए संक्षेप में। जी अमित, यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला अभी अभी गया। टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे दर्शक भी देख रहे हैं कि पीएम वहाँ पहुँच चुके, उनका स्वागत हुआ और अब वो अवलोकन कर रहे हैं। इंतजार है कि प्रधानमंत्री आखिर कहेंगे क्या, क्योंकि प्रधानमंत्री जो कहते हैं तो कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है वो हाई हो जाता है। और इससे पहले 2019 इलेक्शन से पहले राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दिया था, सबका साथ सबका विश्वास और सबका विकास का जो नारा दिया था, हर मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये मंत्र कार्यकर्ताओं को उन्होंने दिया था, जिसका असर 2019 में देखने को मिला। अब 2022 अगर मजबूत होगा तो 2024 की राह आसान होगी, जाहिर सी बात है। और ऐसे में आज के कार्यकारिणी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री जो एक गुरु मंत्र देंगे, जो मोदी मंत्र देंगे, उससे कार्यकर्ताओं को, नेताओं को एक नजरिया, एक विश्वास मिलेगा, एक नई दिशा भी मिल सकती है। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, इस नारे पर अटूट है अभी भी बीजेपी। और आगे देखना यह होगा कि क्या प्रधानमंत्री के भाषण में और भी मुद्दों का जिक्र होने वाला है, क्योंकि हाल ही में हमने कोरोना से एक बड़ी लड़ाई लगभग जीत ली है। अभी कोरोना है जरूर, लेकिन भारत ने कंट्रोल कर लिया है। वैक्सीनेशन, पूरे विश्व में सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान जो है वो भारत में चला। 100 करोड़ लोगों का टीकाकरण। आप भी कह रहे थे कि 100 करोड़ डोज देना ये आसान उपलब्धि नहीं है, आसान काम नहीं है, और वो भारत ने हासिल किया है, तो उसका भी जिक्र होगा। चिकित्सा मंत्री भी इस मीटिंग में मौजूद है। जब उनसे बात की गई केंद्रीय मंत्री से, तो उन्होंने भी कहा कि हालांकि बहुत खुलकर नहीं, लेकिन उन्होंने भी कहा कि जाहिर सी बात है एक बड़ी उपलब्धि है, तो उसका जिक्र होगा ही, उसका क्रेडिट केंद्र सरकार को दिया जाएगा, उस पर भी बात होगी। और साथ ही इसी कोरोना काल के दौरान अलग अलग राज्यों में मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, इक्विपमेंट्स को बढ़ाने के लिए, दवाइयों के निर्माण को बढ़ाने के लिए, वैक्सीनेशन के निर्माण को, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं, उसका भी एक हल्का जिक्र होगा। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो होगा वो इस बात पर ही होगा कि आने वाले राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें 5 सबसे अहम है, यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, जिसमें सिर्फ पंजाब को छोड़ दे तो बाकी सभी स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो उस बीजेपी सरकार को किस तरीके से बनाए रखना है, सरकार सत्ता जो है उसको बनाए रखना है, हमलावर होने से कहीं ज्यादा जरूरी होगा अपनी उपलब्धियों का जिक्र करना इन 4 राज्यों में। मेनका जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, खजान दास जी के पास चलते हैं।
खजानदास जी, अभी जब पीएम मोदी केदारनाथ के दौरे पर गए थे तब उन्होंने कहा था कि अब सरकार जो काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार, फिर चाहे वो केंद्र की सरकार हो या फिर उत्तराखंड राज्य की सरकार हो, उसका असर ये हो रहा है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी अब दोनों ही पहाड़ के काम आ रही है। लेकिन आज के इस महामंथन में क्या वो संदेश होगा जो पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा, नेताओं को दिया जाएगा, संगठन और सरकार को दिया जाएगा, ताकि आम जनमानस तक वो संदेश पहुंच पाए? अमित जी नमस्कार जी। मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार फोकस किए हुए उत्तराखंड को और उत्तराखंड के प्रति देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का विशेषकर लगाव भी है। अभी अभी हाल ही में केदारनाथ आए थे और केदारनाथ में कहा है उन्होंने, मैं उन शब्दों को दोहराना चाहूँगा जो आपने कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी अब पहाड़ के काम आने वाला है। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है और मोदी जी का तो विशेषकर लगाव है। और आज की जो वर्चुअल बैठक के माध्यम से माननीय कार्य समिति की बैठक माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और वहाँ से संबोधित करने वाले हैं, इससे 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं इसमें एक संदेश देने का भी काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की नज़र भी है, कार्यकर्ताओं का एक उत्साह भी बढ़ेगा। जिस तरह से लगन के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर के मंडल लेवल से लेकर के जिले स्तर तक और प्रदेश स्तर पर काम कर रहे हैं, उससे एक सीधा संदेश हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देने वाले हैं। ठीक है। सुप्रिया सत्यम जी, जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपको सरकार को घेरना होता है, कई मुद्दों पर आप सरकार पर निशाना साधते हैं और उन्हीं मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जाते हैं। लेकिन जब आप सत्ता में होते हैं तो आपको अपनी उपलब्धियों को बताना होता है लोगों को कि हमने बीते 4.5 साल में क्या कुछ किया है। क्या उत्तराखंड में सरकार की झोली में इतना कुछ है कि लोगों को बताया जाए और यकीन दिलाया जाए कि 4.5 साल पहले हमने जो वादा किया था आपसे, हम उसको पूरा करने की दिशा में कहां तक आगे बढ़ पाए हैं और कितना कुछ हासिल कर लिया है? जैसे पिछले जिस तरह से त्रासदी के दौर से गुजरा और पूरा अस्त व्यस्त हो गया, जनमानस अस्त व्यस्त हो गया, फिर से वापस उसको पटरी पे लाने का काम निश्चित तौर पर बीजेपी ने किया है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और बिल्कुल पहाड़ की जवानी और पहाड़ के लोगों की जो घर वापसी की तैयारी की गई है, पर्यटन की बात अगर हम करें तो कहीं ना कहीं उसको भी बढ़ावा दिया गया है उत्तराखंड को। लेकिन एक चीज जो जिस तरह से वहाँ के मुख्यमंत्री को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज किया गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन पे एक है कि एक स्थिर सरकार जिसको कहते हैं, ठीक है बीजेपी की सरकार रही है, लेकिन जो एक जिसको कमांड कहते हैं वो बहुत स्थिर नहीं रहा है। ये एक ड्रॉबैक जरूर रहा है उत्तराखंड के लिए और उत्तराखंड के लोगों के लिए। लोग जुड़ नहीं पाए। सरकार को जब तक समझने का टाइम आता था तब तक फिर से मुख्यमंत्री चेंज हो जाता था वहाँ पे। तो ये तमाम कुछ ऐसी चीजें हैं। लेकिन अगर हम विकास की बात करें और अभी आप देख लीजिए केदारनाथ जिस तरह से अस्त व्यस्त हुआ था और फिर से जिस तरह से उनका पूरा शिलान्यास किया गया और बिल्कुल फिर से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच की बात हम कर रहे हैं कि जमीनी तौर पर अब लोग घर वापसी करना चाहते हैं। अगर पहले जिस तरह से पलायन हो रहे थे पहाड़ों से, जहां भी आप देखिए देश के तमाम हिस्सों में, होटल्स में, यहाँ वहाँ जो भी था, सब जगह उत्तराखंडी आपको मिल जाता है। लेकिन अब उनको लगता है कि नहीं, हमारे यहाँ रोजी रोजगार है, फिर से पहले से बदलाव आया उसमें। अनुपम त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए संपादक हैं न्यूज़ 18 उत्तराखंड के। अनुपम जी, 3 बड़ी चुनौतियां होंगी जिन पर जाहिर सी बात है कि चर्चा की जाएगी और संदेश भी दिया जाएगा कि जवाब कैसे दिया जाए। एक तो बीते 4.5 साल में 3 मुख्यमंत्री बने हैं, वो क्यों बने, किन परिस्थितियों बने, उस पर भी विपक्ष हमलावर है, उसका जवाब देना होगा। साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि बीते 4.5 साल में हमने क्या कुछ किया है। और तीसरी बड़ी चुनौती ये होगी कि जो लोग कांग्रेस से बीजेपी में आए थे, बीच बीच में जो उनकी नाराजगी सामने आ रही थी, उस नाराजगी को कैसे टैकल किया जाए, उनको क्या संदेश दिया जाए कि वो भी खुद को बीजेपी का और बीजेपी उनको खुद का मानकर लोगों के बीच में जाए। बिल्कुल अमित, आपने जो कहा ये सब मुद्दे तो हैं। इसलिए इससे पहले मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बीजेपी के लिए उत्तराखंड ज़रूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए आप बात समझिए, यहाँ केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, चारों धाम है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है। तो ये सब वो जगहें हैं जो हिंदू राजनीति के हिसाब से, हिंदू सेंटिमेंट के हिसाब से बड़ा केंद्र है और बीजेपी की राजनीति के केंद्र में ये सब चीज़ें रही हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जब अभी केदारनाथ आए हैं तो जिस तरीके से उन्होंने वहाँ पे उनकी 5वीं विजिट थी, उससे पहले भी वो जब
प्रधानमंत्री नहीं भी थे उससे पहले भी वो केदारनाथ की तरफ विजिट करते रहे हैं, तो उनका एक कनेक्ट रहा है, तो उन्होंने दिखाने की कोशिश करी भी है और इसको जाहिर भी होने दिया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के फोकस में हिंदू राजनीति और हिंदू सेंटिमेंट से तो रहेगा ही रहेगा आने वाले चुनाव में, लेकिन जो चैलेंजेस हैं वो वही हैं कि 57 विधायक मिले थे 2017 के चुनाव में बीजेपी पास। 70 की विधानसभा है, छोटा स्टेट है, लेकिन 57 विधायक अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। उसके बाद भी स्टेबिलिटी स्टेट में नहीं आ पाई। 3 मुख्यमंत्री आपको 4 महीने के गैप में बदलने पड़े, और अब जब आप चुनाव में जाने वाले हैं तो आपको जनता ये जवाब पूछेगी और बीजेपी के लोग कहीं कहीं ये फेस कर रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो सत्ताधारी पार्टी होती है उसके खिलाफ थोड़ी बहुत रहती है, बीजेपी ये भी फेस कर रही है। और उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है पंजाब के अलावा जहां कांग्रेस को अपना थोड़ा बहुत प्रोस्पेक्ट दिखता है, जहां वो लौटना की उम्मीद पाले हुए है। तो आप समझ सकते हैं बीजेपी के लिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस स्टेट को रिटेन करे कैसे भी करके। इसलिए जो नेता कांग्रेस से जिनका प्रभाव था, जो 2016 में बीजेपी में गए, तो वो बहुत खुलेआम नाराजगी अपनी जता चुके हैं, बावजूद बीजेपी उन पर कोई एक्शन नहीं ले रही और उनको बराबर का तवज्जो दे रही है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से तवज्जो देने के मतलब क्या है। तो बीजेपी के लिए बड़ा क्रूशल है। और राष्ट्रीय कार्य समिति में अन्य मुद्दों के अलावा मुझे लगता है राष्ट्रीय कार्य समिति के आगे और पीछे भी ये मुद्दे लगातार बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा में रहते हैं, प्रदेश नेतृत्व के। तो इसलिए आज का मोदी जी जो भी बोलेंगे, प्राइम मिनिस्टर जो भी बोलेंगे और जो भी चर्चा बहुत अहम होगी, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। एक बड़ी खबर फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर जिला जेल में बवाल हुआ था, उसकी नई तस्वीरें सामने आई हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। जिला जेल के भीतर कैदियों के बीच बवाल हुआ है, जेल के अंदर फायरिंग की भी सूचना है। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को भेजा गया है। कैदी की मौत के बाद यहां पर बवाल शुरू हुआ था। कल डेंगू से कैदी की मौत हो गई थी। जेल के अंदर कैदियों ने उसके बाद आग लगा दी। जेलर और डिप्टी जेलर के साथ मारपीट की। कैदियों की बैरक की घेराबंदी हुई है। हंगामा कर रहे कैदियों पर लाठीचार्ज किया गया। जेल की छत पर चढ़कर कैदी बवाल कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, फर्रुखाबाद जिला जेल के भीतर की तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर डेंगू से कैदी की मौत के बाद यहां पर बवाल शुरू होता है और देखते ही देखते वो बवाल बढ़ता चला जाता है। कैदियों की तरफ से पथराव किया जाता है और उसके बाद पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता है। फलस्वरूप यहां पर हालात बेहद तनावपूर्ण बनते चले जाते हैं। जानकारी के मुताबिक यहां जेल के भीतर फायरिंग भी हुई है और जेलर और डिप्टी जेलर पर भी कैदियों ने हमला कर दिया है। फिलहाल अब वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है ताकि पूरे हालात को काबू में किया जा सके। थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी बता रहे थे कि इससे पहले भी फर्रुखाबाद जेल में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जब वहां पर कैदियों ने हंगामा किया था और एक बार फिर से वही हालात यहां पर बन गए हैं। और जिला जेल के बाहर से हमारे सहयोगी सूर्या वाजपेयी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्या, आप क्या हालात है वहां पर, सबसे पहले आप ये बताइए। अमित, मैं आपको बता दूं, हालात जो है फर्रुखाबाद जिला जेल के बहुत ही बेकाबू, क्योंकि अंदर की जो स्थिति की बात करें, जो हम लोगों ने देखा है वो बेहद ही गंभीर था। क्योंकि यहाँ जेल के अंदर जो था कैदियों ने आग लगा दी, लगातार फायरिंग की है। उसके बाद में तकरीबन 3 कैदी जो है यहाँ पर घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि डिप्टी जेलर और जेलर को भी चोट लगी है, जिनको फर्रुखाबाद जिला जेल से किसी अन्य हायर सेंटर पर रेफर कर दिया है। लेकिन जिला जेल की बहुत बड़ी लापरवाही सामने आई है, अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि फर्रुखाबाद जेल का एक बड़ा इतिहास रहा है। इससे पहले भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा बवाल हुआ था, जो कि प्रदेश स्तर का था। जेल के अंदर आग लगा दी गई थी, घंटों तक जेल जो थी वो हाईजैक कर दी गई। वहीं पिछले 3 घंटे हो गए, तकरीबन 8 बजे के बाद में बवाल शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी अधिकारी इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं। डीएम जब जेल के अंदर घुस रहे थे तो उनसे न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव जानकारी चाही कि जेल के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन डीएम कोई जवाब नहीं दे पाया। सबसे बड़ी बात है कि लगातार डीएम समेत जिले के आला अधिकारी जो है वो जेलों का निरीक्षण करते हैं, महीनों में आते हैं, जेल के अंदर आते हैं, देखते हैं जेल में क्या चल रहा है, क्या किस तरीके से यहाँ पर जो है हालात है, कैदी किस तरीके से रह रहे हैं। लेकिन फलस्वरूप आज हालात ये बन गए कि जेल के अंदर असला कैसे पहुंचे, जेल के अंदर फायरिंग कैसे हुई, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है जिला प्रशासन पे और जेल प्रशासन पे। पिछली बार जैसे घटना हुई थी, आज बताया जा रहा है कि डेंगू से जिस तरीके से किसी कैदी की मौत हुई और कहीं ना कहीं कैदी की मौत हुई है सूर्या, उसके बारे में क्या जानकारी है? साथ ही साथ जानकारी ये भी है कि कैदियों की तरफ से आग लगाई गई, वहां पर पथराव भी किया गया है, तो उससे नुकसान के बारे में क्या जानकारी है? देखिए अमित, जो जानकारी मिल पा रही है कि जिला जेल के अंदर जो छोटा अस्पताल है जिसमें गद्दे रखे हुए थे, कैदियों ने कहीं ना कहीं गद्दों में आग लगाई है। जैसा पिछली बार जिस तरीके से कैदियों ने किया, वही पूरी तरीके से प्रक्रिया अपनाई गई है। आग लगाई है जेल के अंदर जो था, कहीं ना कहीं जो फायर ब्रिगेड थी वो मौके, आप देख सकते हैं कि जेल के अंदर जो पूरी ये पाइपलाइन गई है, लगातार जेल के अंदर छिड़काव हो रहा है। अधिकारी कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये अधिकारियों की बड़ी लापरवाही है।
कि इस पूरे मसले पर कहीं ना कहीं कोई अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है। दूसरी बात है, पिछले 3 घंटे हो गए लेकिन जवाबदेही किसी की तय नहीं हो पा रही है। जेल के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं सूर्या? जी, डीएम और एसपी मौके पर हैं। हालात फिलहाल जो है अभी बताया जा रहा है, क्योंकि अंदर के हालात अभी बहुत बेहतर नहीं पता है, लेकिन जिस तरीके से अंदर से छन कर आ रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है कि जेल के अंदर हालात जो है वो काबू में है। लेकिन किसी क्या निकल कर आती है तो जिले के प्रशासनिक अधिकारी ही जान सकते हैं। जी अमित, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप पूरे हालात पर नजर बनाए रखिएगा सूर्या, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। ये तस्वीरें आप देखिए फिलहाल जो फर्रुखाबाद जेल के भीतर की हैं, जहां पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि हालात अब भी तनावपूर्ण बने हुए हैं कैदियों के बवाल के बाद। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।